अगर आप यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करनी चाहिए और वो है 1991 से लेकर के 2022 तक यूपीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एक बार ज़रूर देख लेने हैं क्योंकि यूपीपीसीएस का एक पैटर्न रहता है कि इसके लगभग 40% से ज़्यादा प्रश्न रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप एक आइडिया लगाएं यहाँ से कि अगर किसी एक चीज़ से किसी सिंगल चीज़ से ही 40% से अधिक प्रश्न किसी पेपर के आपको मिल रहे हैं तो उनको छोड़ना या उनको नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं समझदारी का काम नहीं हो सकता। ठीक है, 1991 से लेकर के 2022 तक की सीरीज मैं आपके लिए चला रहा हूँ, हालांकि जो और भी चीज़ें चल रही हैं यूपीपीसीएस के लिए, तो बीच बीच में मैं जो है ये जो क्वेश्चन पेपर है ये लेकर के आता रहता हूँ। इस क्रम में यह तीसरा पेपर है। 1991 हमने सॉल्व किया था, 1992 सॉल्व किया था, इसके बाद में 1993 यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। और इसमें मैंने जगह जगह पर जो क्वेश्चन पिछले दो पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं उनको के सामने मैंने बिल्कुल लिख भी दिया है कि ये क्वेश्चन जो है पहले आ चुका है। तो इससे आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि किस तरीके से साल दर साल क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज होता चला जा रहा है और इसके साथ साथ में क्वेश्चंस का रिपीटेशन किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं उनके बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती जाएगी। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, या इस तरीके से कह के 1993 में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, वो प्राचीन काल में आर्यों के जीवन यापन के मुख्य साधन से संबंधित था। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको मैंने बिल्कुल कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे लिखा है कि एंशिएंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, मॉडर्न हिस्ट्री से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मेडाइवल हिस्ट्री से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी वर्ल्ड हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो, अलग अलग सबको कैटेगराइज किया गया है। तो पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीवन यापन का मुख्य साधन कौन सा था। तो प्राचीन काल में जो आर्य थे वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। शिकारी यानी शिकारी उनकी प्रवृत्ति थी, शिकार पर निर्भर रहते थे। यायावर जीवन जिसको हम कहते हैं वो उनका वहाँ पे देखने को मिलता था। तो मुख्य रूप से ये शिकार पर निर्भर थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक आर्यों की तरफ आते हैं या उत्तर वैदिक काल की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे कृषि से संबंधित क्रियाएं होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब कृषि से संबंधित क्रियाएं होना स्टार्ट हो जाएंगी तो लोग एक जगह पर अपना निवास बनाने लग जाएंगे, यानी स्थायी निवास के साक्ष्य हमको उत्तर वैदिक कार्य में देखने को मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। इसमें मैंने ऑप्शन भी दिए हैं। क्वेश्चन की प्रकृति के हिसाब से मैंने ऑप्शन रखे हैं और जहां पर ऑप्शन की जरूरत नहीं है, जिसको आप सीधे समझ सकते हैं, उसको मैंने सीधे लिखा है। तो ऋग्वैदिक काल में जनता किस पर विश्वास करती थी, मूर्ति पूजा पर या एकेश्वरवाद पर या देवी पूजा पर। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो बलि और कर्म कांडों का इसको काल माना जा सकता है। वहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं अंधविश्वास प्रचलित थे। बलि दी जाती थी जानवरों की, पशुओं की, देवी देवताओं को खुश करने के लिए। इसके अलावा कुछ बहुत सारे कर्मकांड जो नहीं होने चाहिए थे वो भी वहाँ पर प्रचलित थे। कुछ अतिरिक्त जानकारी अगर इस प्रश्न से संबंधित देखें तो ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता देखने को मिलती है। उपासना की रीति क्या थी, स्तुति पाठ एवं यज्ञ वाले। ठीक है, पशुओं की बलि से पहले उन्हें एक स्तंभ से बांधा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पशुओं की बलि दी जाती थी किसी भी देवी को या देवता को खुश करने के लिए, तो उनको एक स्तंभ से या खंबे से बांधा जाता था। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पशुओं की बलि से पहले उन्हें जिस स्तंभ से बांधा जाता था उसको क्या कहा जाता था। तो उसको यूप कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन था जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, या जैन धर्म किस पर डिपेंड रहता है, या जैन धर्म का सबसे मुख्य जो सिद्धांत है वो क्या है। तो जैन धर्म या जो जैन धर्म को मानने वाले होते हैं वो अहिंसा का पालन करते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, सारनाथ में पहला प्रवचन किसने दिया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, आप जानते हैं। और महात्मा बुद्ध ने जो है सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था और उसको धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तीर्थंकर जो शब्द है ये किस धर्म से संबंधित है। तो तीर्थंकर किस धर्म में होते थे, जैन धर्म में होते थे। यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकरों के नाम लिखे हैं। इसके साथ साथ उनके जन्म के प्रतीक चिन्ह भी लिखे हैं जो समय समय पर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो जैन धर्म के जो सबसे पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे और इनका प्रतीक बैल को माना जाता है। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। इसी तरीके से अजीतनाथ, इनका प्रतीक हाथी है। संभवनाथ का प्रतीक अश्व है या घोड़ा। पद्म प्रभु का कमल है। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है। मल्लीनाथ जो जैन तीर्थंकर थे उनका प्रतीक कलश माना जाता है। नेमिनाथ का शंख माना जाता है। नमीनाथ, ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखेंगे, नेमिनाथ अलग है, नमीनाथ अलग है। नमीनाथ का है नीलकमल, पार्श्वनाथ का है सर्प और महावीर स्वामी का है सिंह। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के
24वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी को हो वास्तविक रूप में जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आकार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो वो शासक था अशोक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन दिए गए थे इसमें चार, सातवाहन, पल्लव, चोल और चालुक्य। तो मौर्यों के बाद में साउथ इंडिया में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सातवाहन वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन सा था या महानतम शासक कौन था, तो वो था आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, इसका एक अभिलेख है इससे जुड़ा हुआ, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं पूछी गई थी। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और यहाँ से बहुत सारे फैक्ट आपके लिए बन सकते हैं जो आपके प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं। जैसे जो अजंता एलोरा की गुफाएं थी वो किस शासकों के अधीन या किन के राजसी संरक्षण में इनका निर्माण किया गया था? तो वाकाटक राजवंश के जो राजा थे उनके अधीन, उनके राजसी संरक्षण में इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है वो ये है कि गुफा संख्या 16, ठीक है, गुफा संख्या 16 किससे संबंधित है? तो गुफा संख्या 16 मर्दानसन राजकुमारी से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि गुफा संख्या 16 में एक चित्रकारी की गई है, उसमें एक राजकुमारी का चित्र बनाया गया है और वो देखने में ऐसा लगता है जैसे वह मरने की अवस्था में हो या मरने वाली हो। और जो गुफा संख्या 16 है इसे वाकाटक शासक हरिसेन, वाकाटक जो है राजवंश का शासक था हरिसेन, उसका एक मंत्री था वराहदेव ने, ठीक है, उस वराहदेव ने बौद्ध संघ को इसको दान में दे दिया था गुफा संख्या 16 को। एलोरा की अगर बात करें तो एलोरा जो है शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए विख्यात है। शैलकृत मतलब चट्टानों को काट करके गुफा के रूप में मंदिरों का निर्माण किया गया है एलोरा में। और यहाँ पर कुल जो गुफाएं हैं या कुल शैलकृत जो गुफाएं हैं उनकी संख्या है 34। ठीक है, अब इन 34 गुफाओं में से भी अगर आप देखें तो यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं। जैसे गुफा संख्या 1 से लेकर के 12 किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 13 से लेकर के 29 जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। और गुफा संख्या 30 और 34 या 30 से लेकर के 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। एलोरा का एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, ठीक है, ये एलोरा का ही है। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये किस शैली में निर्मित है? तो ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसके साथ साथ एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए किसने कराया, तो वो कृष्णदेव प्रथम ने कराया जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। इसके बाद में हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, वैसे तो जो है थानेश्वर के राजा थे लेकिन उन्होंने अपनी राजधानी जो थी थानेश्वर से कन्नौज जो है ट्रांसफर करी थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसको देखेंगे, इसकी व्याख्या मैं पिछले क्लासेस में आपको दे चुका हूँ। इसके बाद में कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त राजवंश जो था हूणों के आक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। हूणों का जो पहला आक्रमण देखने को मिलता है ये स्कंदगुप्त के समय में देखने को मिलता है। और किसने किया गया था, यानी हूणों का नेतृत्व जो है इसमें किसने किया था? खुसनवाज के द्वारा हूणों का नेतृत्व किया गया था। हूणों के प्रथम आक्रमण की जो जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी सोर्स क्या है, क्या है उसकी जानकारी का स्रोत? तो ये है जूनागढ़ अभिलेख तथा भीतरी अभिलेख। ठीक है, ये किसके अभिलेख हैं? स्कंदगुप्त के। स्कंदगुप्त का भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो है हूणों के प्रथम आक्रमण के बारे में जानकारी का सोर्स माना जाता है। हूणों का दूसरा आक्रमण हुआ था तोरमाड़ के नेतृत्व में। ठीक है, दूसरे आक्रमण का जो नेतृत्व किया था तोरमाड़ ने किया था। और भारत में राज्य स्थापित करने वाला प्रथम हूण आक्रमणकारी भी तोरमाड़ को माना जाता है और इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण करी थी। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए, नेवी के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो वो होता चोल राजवंश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये आ भी सकता है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल, मतलब वह समय जिसमें चोल शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, तो वो राजेंद्र प्रथम का काल माना जाता है। ये राजाराज चोल का पुत्र था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। मतलब चोल झील का मतलब आप समझ रहे हैं, ये नहीं कि बंगाल की खाड़ी को इसने झील बना दिया था। बंगाल की खाड़ी, क्योंकि इनकी जो नौसैनिक शक्ति थी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि पूरी बंगाल की खाड़ी पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो एक तरह से उसको ऐसे मान सकते हैं कि उनके लिए एक झील की तरह यह कार्य करता था। राजेंद्र चोल ने
1017 में सिंघल द्वीप मतलब श्रीलंका, जो आधुनिक समय में श्रीलंका है उसको सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो राजेंद्र प्रथम ने 1017 में सिंघल द्वीप को जीता था। गंगईकोंड उपाधि धारण करी थी, और गंगईकोंड उपाधि इसने कब धारण करी थी? जब इसने पाल शासक महीपाल को हराया था। इसके अलावा इसने एक नई राजधानी का निर्माण किया था जिसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम। सॉरी। इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। ये गंगवंश के शासक थे। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से, जो सूर्य मंदिर है कोणार्क वाला, ये किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। 13th सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया था। इसको काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित हैं? तो ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत से लोग तीनों लगा आते हैं यहाँ पे, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म। तो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो के मंदिर। इनकी अवस्थिति यानी कहाँ पे हैं ये खजुराहो के मंदिर? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित हैं। इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा 950 से लेकर के 1000 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख हमें खजुराहो में देखने को मिलता है, जिसमें से वर्तमान में अगर बात की जाए तो लगभग 30 मंदिर ही शेष हैं। प्रमुख मंदिरों की अगर बात करी जाएगी, खजुराहो के कौन कौन से मंदिर सबसे ज़्यादा जो है फेमस हैं, तो वो है कंदरिया महादेव का मंदिर हो गया, आपका विष्णु मंदिर हो गया, पार्श्वनाथ मंदिर होगा। ये खजुराहो के सबसे प्रसिद्ध मंदिर माने जाते हैं। अब इसके बाद में मेडाइवल हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मध्यकालीन से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उनको देखते हैं। मध्यकालीन से प्रश्न पूछा गया कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? भारत में किसका शासन था उस टाइम पे? तो सल्तनत काल चल रहा था उस टाइम पे भारत में, और इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो है उसने आक्रमण किया था या प्रवेश किया था। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे चंगेज खां जो था ये क्या था? ये जलालुद्दीन मांगबरनी, ठीक है, का पीछा करते हुए भारत आया था। चंगेज खां जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत आया था। जलालुद्दीन मांगबरनी कौन था? ये पर्शिया के शासक, ठीक है, ये पर्शिया के शासक, पर्शिया मतलब आधुनिक ईरान जो है, आप उसको पर्शिया समझ सकते हैं। पर्सिया के शासक ख्वारिज्म शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मांगबरनी, और इसी का पीछा करते हुए चंगेज खां जो है भारत आया था। इल्तुतमिश ने यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं बुद्धिमानी का परिचय दिया था। उसने जो ये जो जलालुद्दीन मांगबरनी था इसको अपने यहाँ पर शरण नहीं दी थी, ठीक है। और चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास में इस संबंध में एक दूत भी भेजा था, और ये इस बात के लिए भेजा था कि इल्तुतमिश को इस बार के बारे में बताया जा सके कि मांगबरनी की वह सहायता न करे, अन्यथा उसे चंगेज खां के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। तो इल्तुतमिश ने इसमें तटस्थता की नीति का पालन किया था और मांगबरनी की सहायता नहीं करी थी, और कहीं न कहीं इसी वजह से मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां से वो बचा रहा था। इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सिंध का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने करी थी 1504 में, ठीक है। इसके अलावा सिकंदर लोदी से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे एक नाप का पैमाना था गजे सिकंदरी, ये भी सिकंदर लोदी के काल में प्रचलन में आया था। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद किसने कराया था? ये भी सिकंदर लोदी ने कराया था। किस नाम से कराया था? फरहंगे सिकंदरी के नाम से। सिकंदर लोदी जो था एक उच्च कोटि का कवि भी इसको माना जाता है, और ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। मतलब कविताएं जब ये लिखता था उसमें अपना नाम गुलरुखी के नाम से वहां पर ये संबोधित अपने आप को करता था। इसके बाद में शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? ये 1545 में हुई थी कालिंजर के किले में, ठीक है। बारूद के ढेर में आग लग जाने के कारण शेरशाह सूरी जो है वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और शेरशाह सूरी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये कही जाती है कि अगर शेरशाह सूरी उस वक्त जिस जिस वक्त इनकी डेथ हुई थी, अगर वहाँ पर ये जो है दुर्भाग्यवश न मारे जाते, तो हो सकता है भारत का जो इतिहास है वो आज जिस टाइप में आप पढ़ते हैं या जिस रूप में आप उसको देखते हैं, वो उस रूप में आपको देखने को नहीं मिलता। कालिंजर का तत्कालीन शासक जो था वो कीरत सिंह था जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये 1565 में हुआ था, 23 जनवरी 1565 को, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध का अन्य नाम, यानी इसको राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस तालीकोटा युद्ध में क्या था? दक्कन के 4 संयुक्त संघ थे एक साइड में, ठीक है, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंडा और बीदर, और विजयनगर दूसरी साइड में अकेला विजयनगर था। विजयनगर का शासक था सदाशिव राय, ठीक है।
तो ये जो युद्ध हुआ था तालीकोटा का, एक साइड में एक पक्ष आपका विजयनगर राज्य था, दूसरी साइड में दक्कन के 4 जो राज्य थे वो मिलकर के विजयनगर से लड़ रहे थे, जिसमें से अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंडा और बीदर, ये 4 जो है संयुक्त रूप से विजयनगर से इसमें लड़े थे, जिसमें विजयनगर की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध जब हुआ था तो विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय। ठीक है। इसके बाद में मध्यकाल में सबसे पहले भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। ठीक है। भारत में पुर्तगालियों के आने के क्रम की बात करें तो यूरोपियों के आने के क्रम की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, उसके बाद में डच आते हैं 1595 में, अंग्रेज, इसके बाद में अंग्रेज आते हैं 1600 में, और फ्रांसीसी आते हैं 1664 में। यहाँ दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये हो गया ऊपर वाला, भारत में यूरोपियों के आने का क्रम, पहले कौन आया। ये प्रश्न एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि यूरोपियों के आने का क्रम, इसको क्रम में लगाने के लिए भी आ जाता है। तो जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। और यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिलता है। अगर यूरोपियों के आने के क्रम को देखें और यूरोपियों के द्वारा भारत में कंपनी स्थापना के क्रम को देखें तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? कि पुर्तगाली सबसे पहले आए और पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी कंपनी की भी स्थापना की। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे डच 1595 में आए। ठीक है। और डच के बाद में अंग्रेज आए, मतलब अंग्रेजों से पहले आते हैं डच। लेकिन डच की अपेक्षा जो अंग्रेज थे उन्होंने डचों से पहले अपनी कंपनी स्थापित करी थी। यहाँ पर जो है गलत हो गया था, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, उसको आप याद रखिएगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद में डच आए और डचों के बाद में अंग्रेज आए। तो क्रमिक रूप से अगर देखा जाए आने के क्रम में तो डच जो हैं वो अंग्रेज से पहले आते हैं, लेकिन अंग्रेज डचों से बाद में आने के बावजूद भी डचों से पहले अपनी कंपनी की स्थापना भारत में कर देते हैं। ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पुर्तगाली 1498 में आते हैं और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई थी। और डच आए थे 1595 में, लेकिन उनकी कंपनी की स्थापना आप देखते हैं यहाँ पर 1602 में जाकर के होती है। तो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज डचों से बाद में आए थे, लेकिन उन्होंने कंपनी की स्थापना डचों से पहले ही कर ली थी। फैक्ट्रियों की स्थापना की तिथि या उनका जो समय काल है उसको अगर देखें तो यहाँ से आप पाएंगे कि पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कोचीन में 1503 में। ठीक है। डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में। अंग्रेजों की पहली जो फैक्ट्री थी वो 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी कंपनी या फैक्ट्री स्थापित करी थी। और फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 में अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित करी थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था। किस युद्ध में किया था? करनाल के युद्ध में। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था, आप याद रखेंगे। नादिर शाह इस युद्ध के बाद में उसने दिल्ली में लूट खसूट मचाई और जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था, या इसको तख्त ए ताउस कहा जाता था, इस मयूर सिंहासन में, जो कि मुगलों की शान के रूप में देखा जा सकता था, इसमें कोहिनूर हीरा, बहुमूल्य कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। तो जो नादिर शाह था वो मयूर सिंहासन से जो कोहिनूर हीरा था उसको लूट करके ले गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था 1572-73 के आसपास। और ऐसा माना जाता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जैसे दक्षिण की विजय के उपलब्ध में इसने जो है 1601 में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। और इस मत के जो समर्थक हैं वो हैं पर्सी ब्राउन, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं पर्सी ब्राउन। उनके अनुसार जो बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ था फतेहपुर सीकरी में, वो दक्षिण विजय के उपलब्ध में हुआ था। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसका माना जाता है वो यही माना जाता है, आंसर इसका जो सटीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। इसके अलावा अकबर के द्वारा और भी बहुत सी चीज़ें जो है बनवाई गई हैं, जैसे आगरे का किला हो गया, आपका रेड फोर्ट हो गया। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल हो गया और बीरबल का महल हो गया। ये भी सारी चीज़ें जो हैं अकबर के द्वारा बनवाई गई हैं। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मराठे एक साइड थे और दूसरी साइड था अहमद शाह अब्दाली। 1761 में ये युद्ध हुआ था। और उस टाइम पर मराठों के जो तत्कालीन पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे और इस युद्ध में जो है मराठों की हार हुई थी।
पानीपत का युद्ध जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, स्पेक्ट्रम में जब आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि पानीपत का युद्ध किस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में एक अपनी एक अलग ही स्थान रखता है। और इस युद्ध, इस निर्णायक युद्ध, युद्ध नहीं इसको निर्णायक युद्ध आप कह सकते हैं, जिसने कि मराठों को हरा करके कहीं ना कहीं यह निश्चित कर दिया था कि भारत में जो शासन है वो निश्चित रूप से अंग्रेज ही करेंगे। ये हो गया मिडेवल हिस्ट्री का पोर्शन। इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसको भेजा था? तो विलियम हॉकिंस को भेजा गया था ईआईसी के द्वारा 1608 में। विलियम हॉकिंस कौन था? ये जेम्स प्रथम का दूत था, ठीक है। और इसने क्या किया था? जहांगीर के दरबार में जाकर के इसने सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, जो इसको नहीं मिली थी। और जहांगीर ने इसे बाद में 400 का मनसब प्रदान किया था। 1615 में एक अन्य जो है अंग्रेज आता है जहांगीर के दरबार में, टॉमस रो, इसको भी आप याद रखेंगे। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। टीपू सुल्तान से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, ठीक है, ट्री ऑफ लिबर्टी। इसके अलावा आधुनिक कैलेंडर पद्धति का जन्मदाता टीपू सुल्तान को माना जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी 1799 में, ठीक है। अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान जो है मारा गया था। 24वां क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का प्रारंभकर्ता किसको माना जाता है? देखिए, प्रारंभकर्ता एनी बेसेंट को माना जाता है। किसके अनुसार? जो ऑप्शन आए थे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। होम रूल का मतलब क्या है? होम रूल जो है आयरलैंड का शब्द है। ये कहाँ से आया? आयरिश वर्ड जो है आयरलैंड से आया है। और इसकी जो सर्वप्रथम स्थापना अगर बात की जाए कि होम रूल की सबसे पहली स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये आयरलैंड में ही हुई थी, रेडमांड के नेतृत्व में, ठीक है। भारत में होम रूल आंदोलन के स्थापना के संबंध में अगर आपसे पूछा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों को ही होम रूल का संस्थापक माना जाता है। लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समयावधि में इसकी स्थापना होती है। जैसे बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो अप्रैल 1916 में इन्होंने होम रूल की स्थापना करी थी। और कहाँ कहाँ करी थी? कर्नाटक, महाराष्ट्र और इंडिया का जो कह सकते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र था उसमें। एनी बेसेंट ने इनके कुछ समय बाद यानी सितंबर 1916 में, सेम ईयर में कुछ महीने बाद में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। और इनका जो क्षेत्र था होम रूल से जुड़ा हुआ, वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्यवर्ती क्षेत्र को छोड़ करके बाकी के जो इतने एरियाज है उनमें जो है एनी बेसेंट का होम रूल प्रचलन में था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, हिंदी में इसको भारत सेवा मंडल कहते हैं, इसकी स्थापना किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के अनुयायी माने जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में ये है कि ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। ये कई बार पूछा गया है। रॉलेट एक्ट कब आया? 18 मार्च 1919 को, ठीक है, ये रॉलेट एक्ट आया था। 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त करी गई थी। और उस कमेटी के फलस्वरूप ही रॉलेट एक्ट भारत में आया था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून, क्योंकि इसमें यह प्रावधान था कि इसमें अगर ब्रिटिश सरकार को यह लगता है कि कोई भी क्रांतिकारी या कोई भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है तो उसको बिना किसी दलील के और बिना किसी वकील के, बिना अपील के जो है गिरफ्तार या नजरबंद उसको किया जा सकता है। और बड़े पैमाने पर भारत में इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को, यानी इसके भारत आने के बाद में, महात्मा गांधी द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। इसके बाद में बंगाल विभाजन की समाप्ति कब हुई थी? 1912 में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने करी थी। प्रभावी हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन की घोषणा के फलस्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ होता है। तो यहाँ से एक इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना का परिणाम था? तो ये बंगाल विभाजन की घोषणा का परिणाम था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को जो है इसकी घोषणा की गई थी। ये क्वेश्चन भी कैसा है? रिपीटेड है, पहले भी इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? यानी गांधी जिस राम राज्य की कल्पना करते थे कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो, तो किन सिद्धांतों के आधार पर करते थे? सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर। लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये क्या है? ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक पश्तून अहिंसक आंदोलन था। 1929 में इसकी स्थापना होती है, खुदाई खिदमतगार के नाम से। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इसका जो क्षेत्र था वो था NWFP। NWF की मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान जो था
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमांत जिलों को मिलाकर के एक स्वतंत्र देश जिसका नाम पख्तूनिस्तान इसको कह सकते हैं, इसकी अवधारणा की वकालत जो है इस आंदोलन के अंतर्गत करी गई थी। अप्रैल 1943 में जिन्ना ने गफ्फार खां को जंगी पठानों के हिंदूकरण और उन्हें नपुंसक बनाने के कार्यवाहक की संज्ञा दी थी। जलियांवाला हत्याकांड पूछा गया था, रिपीटेड है, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पहले पेपर्स में। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन या खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था 23 नवंबर 1919 को। जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु: प्रथम विश्व युद्ध जो है ब्रिटेन और तुर्की के बीच में जो है सेवर्स संधि हुई थी और तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार जो है इस संधि के द्वारा छीन लिए गए थे। खिलाफत आंदोलन का जनक अली बंधुओं को माना जाता है। अली बंधु मतलब दो व्यक्ति थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्हीं को अली बंधु कहा जाता है। इसके बाद में मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन सा इस दल में नहीं था, स्वराज दल में? ठीक है, मोतीलाल नेहरू तो थे ही स्वराज दल में, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी जो थे ये स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है कि जो कांग्रेस था, कांग्रेस का मतलब कांग्रेस में दो गुट थे या दो दल ऐसे कह सकते हैं। एक एक जो ग्रुप था उसको परिवर्तनवादी कहा जाता था, दूसरा ग्रुप जो था उसको अपरिवर्तनवादी कहा जाता था। परिवर्तनवादी कौन से थे? इसमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ठीक है। और अपरिवर्तनवादी नेताओं में माने जाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी और एन जी रंगा। ठीक है, तो ये दो दल थे या कह सकते हैं दो अलग अलग मानसिकताओं वाले जो है ग्रुप, इनको हम कह सकते हैं परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी। लेकिन किस तरीके से यह डिफाइन किया जाएगा कि कौन से परिवर्तनवादी थे या परिवर्तनवादियों का कार्य क्या था, अपरिवर्तनवादियों का कार्य क्या था? तो परिवर्तनवादी ये चाहते थे कि जो, क्योंकि इस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था, तो काउंसिल्स जो होती थी, परिषद जो होती थी, उनमें प्रवेश किया जाए किसके द्वारा? चुनाव के द्वारा। मतलब परिवर्तनवादी जो है चुनाव लड़ने के पक्ष में थे और चुनाव लड़ करके चयनित होकर, ठीक है, परिषदों में प्रवेश करने के जो है एक पक्षधर थे और असहयोग का समर्थन ये लोग करते थे। ये क्या चाहते थे कि हम लोग जो है चुनाव लड़ करके काउंसिल में प्रवेश करें और वहाँ पर जो है अपनी मांगों को रखें और उसके बाद में एक बहुमत के द्वारा अपनी मांगों को वहाँ पर अंग्रेजों के समक्ष मनवाया जा सके। लेकिन अपरिवर्तनवादी जो थे वो परिषदों में प्रवेश का विरोध करते थे। ठीक है, इनका ये मानना था कि अगर ये जो परिवर्तनवादी हैं ये परिषदों में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी भी कार्य पद्धति उसी तरीके से हो जाएगी जिस तरीके से अंग्रेजों की है। ठीक है, तो इनका एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा इनको संशय था या तो इनका थोड़ा सा भय मान सकते हैं या डर मान सकते हैं। इनको यह अंदेशा था या यह इस चीज़ के बारे में सोचते थे कि अगर ये परिवर्तनवादी जो नेता हैं अगर चयनित होकर के चुनाव द्वारा अगर ये परिषदों में प्रवेश कर गए या परिषदों में जाएंगे तो हो सकता है इन पर भी अंग्रेजी शासन का प्रभाव पड़ जाए और ये भारतीय जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, जिस मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं भुला दिया जाए। तो इस तरीके से दो मत अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन होता है और परिषदों में प्रवेश का प्रस्ताव पारित न करने से संबंधित जो है ये प्रस्ताव था। 1923 में स्वराज दल की स्थापना होती है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा और स्वराज दल के जो अन्य नेता थे वो विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगर और एन सी केलकर के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके बाद में डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 1930 को जो है डांडी पहुंचते हैं गांधी जी और नमक कानून तोड़ते हैं और यहीं से क्या होता है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते में किसका स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप यहाँ से आप देख रहे होंगे कितने सारे, अभी तो मैं तीसरे पेपर ही पहुंचा हूँ और तीसरे पेपर तक पहुंचते पहुंचते इतने सारे क्वेश्चंस फिर दोबारा से रिपीट होने लगे हैं। तो जैसे जैसे अभी तो हम काफ़ी आगे जाना है और अभी प्रीलिम्स में थोड़ा सा समय है, मैं बाकी की चीज़ें आपके लिए कंप्लीट करा रहा हूँ और बीच बीच में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मैं आपको एक एक पेपर देता चलूँगा और प्रीलिम्स से पहले पहले सारे पेपर आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ से आप देखेंगे किस तरीके से लगातार क्वेश्चंस जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में GS1 में रिपीटेड होते रहते हैं। यहाँ से देखेंगे एक और क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य किस वर्ष पारित किया गया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब मैं इनको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले जो दो पेपर हमने डिस्कस किए हैं उसमें मैंने इन चीज़ के बारे में विस्तार से आपको बताया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, 1970 में बनी थी कोलकाता में। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्षा की अगर बात करें
तो सरोजनी नायडू। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। अगर आपसे पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और 3 बार महिला अध्यक्षा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की देखने को मिलती हैं। तो 2 के नाम तो आपने देख लिए यहाँ पे, एनी बेसेंट, दूसरी आपकी सरोजनी नायडू हो गई। तीसरी जो महिला अध्यक्षा थी वो थी नलिनी सेन गुप्ता, 1933 में ये बनी थी कोलकाता अधिवेशन में। इसके बाद में किस बात ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में 39 लाला लाजपत राय घायल हुए थे। कब घायल हुए थे? साइमन कमीशन विरोध में जो लाठीचार्ज अंग्रेजों के द्वारा किया गया था उसमें। साइमन कमीशन जो था 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। इसको श्वेत कमीशन कहा गया था क्योंकि इस पूरे कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। और कुल सदस्यों की बात करें तो 7 थे और इन 7 में एक भी भारतीय नहीं था। इसी बेस पे इसका जो है विरोध किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो है स्टार्ट होता है। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 9 अगस्त, 8 अगस्त को ये स्टार्ट होता है। 9 अगस्त को ही कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और किस ऑपरेशन के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 41वां था द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह चाहती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया जाए और इसके एवज में उनकी यह अपेक्षा थी कि अंग्रेज जो है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने में सहयोग करेंगे, ठीक है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, जर्मनी पर जब पोलैंड का आक्रमण होता है उसके साथ। ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन थे। इसके बाद में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था संविधान से जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। और संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 का। इसके द्वारा भारतीय संविधान में जो है एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का। इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संविधान या किस देश के संविधान से प्रभावित होकर के समाहित किए गए थे, तो वो रूस के संविधान से लिए गए थे। मूल संविधान में जब ये शामिल किए गए थे तब इनकी संख्या जो थी मौलिक कर्तव्यों की वो 10 थी। 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा दिलाना जो है ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। ये माता पिता और अभिभावक का क्या होगा? कर्तव्य होगा। ये 11वां मूल कर्तव्य था। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के जो सदस्य हैं, यानी भारतीय के राष्ट्रपति का जब चुनाव किया जाता है तो उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर इस शब्द को याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। जो सदस्य दोनों सदनों में निर्वाचित होकर के आते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वे सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में विधानसभाएं, राज्य विधानसभा जो होती हैं, उन राज्य विधानसभाओं में जो भी विधायक होते हैं जो चुन करके जाते हैं, जिनको हम और आप लोग प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुनते हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, याद रखिएगा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य हो गए, लोकसभा राज्यसभा के। इसके अलावा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए। और तीसरा जो कैटेगरी है वो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये सारे लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है किस पद्धति के अनुसार होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? रिपीटेड क्वेश्चन, पहले बता चुका हूं इसके बारे में। एक क्वेश्चन कथन के द्वारा आया था, हालांकि जब हम 90 के दौर में चल रहे हैं, 91, 92, 93 का पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इस टाइम पर आप देखेंगे कि कथन और कारणों से जुड़े हुए प्रश्न बहुत कम पूछे जाते थे। 1 या 2 प्रश्न अभी तक हमको देखने को मिला है कथन और कारणों से संबंधित। लेकिन वर्तमान समय में आपकी जो अवधारणात्मक समझ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ अवधारणात्मक समझ वाले प्रश्न भी यूपीपीसीएस जो है वो पूछने लग गया है। तो कथन था कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, उनको सुचारू रूप से लागू करते हैं।
तो कारण इसमें दिया गया था कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, तो कथन तो सही है, मंत्री नीति बनाते हैं, रियलिटी है, लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। लोक सेवक जो भी मतलब चयनित होकर के जो भी लोक सेवक जाते हैं, जो भी सरकारी नौकरियों में होते हैं, वो उनका कार्यान्वयन करते हैं। लेकिन संसदीय जो प्रणाली है हमारी, कैबिनेट सिस्टम जो हमारा है, उसमें मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य नहीं करता है। मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है लोकसभा के प्रति जो होता है, वह उत्तरदायित्व जो कार्य करता है। ठीक है, आर्टिकल 75 का तीसरा भाग ये कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रियों का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति नहीं होता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, वह कितने समय तक केंद्रीय मंत्री बना रह सकता है? तो 6 माह। ठीक है, 6 माह तक जो है वह केंद्रीय मंत्री बना रह सकता है, और इन 6 माह में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, अन्यथा उसका मंत्री पद जो है वो जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(5) में दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा में जो राज्यों को रिप्रेजेंटेशन होता है उनका, वो जनसंख्या के आधार पर होता है। केंद्र और राज्यों के बीच में वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में संबंधित है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। इसमें 3 सूचियां जो दी गई हैं, जैसे संघ सूची, केंद्र सूची और समवर्ती, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची वह सूची होती है या उसमें ऐसे विषय होते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कोई विधान या कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही जो है विधि बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसके अलावा एक अवशिष्ट विषय भी होते हैं या अवशिष्ट सूची भी होती है, और अवशिष्ट सूची पर विषय बनाने का जो अधिकार होता है, विधि बनाने का जो अधिकार होता है, वो केंद्र को होता है। ठीक है, तो ऐसे विषय जो 7वीं अनुसूची में नहीं है, 7वीं अनुसूची में नहीं है, मतलब जो जिन अवशिष्ट विषयों की बात मैं कर रहा था, वे विषय ऐसे हैं जो 7वीं अनुसूची से बाहर हैं, तो उन पर विधि बनाने का अधिकार जो है वो केवल संसद को है। आर्टिकल 248 इस बात को बताता है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची के भाग 11 में। ठीक है, इसके अलावा कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? यहाँ से आप देखेंगे तो राजस्थानी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। बाकी की गुजराती, कश्मीरी, डोंगरी, ये तीनों भाषाएं 8वीं अनुसूची में समाहित हैं। महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स यहाँ से देखते हैं कि राजभाषा का जो प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के भाग 17 में। ठीक है, 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 344 ये बताता है कि राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में कोई भी आयोग गठन करने का अधिकार है, कोई भी कमीशन वह गठित कर सकता है। संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम पर 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या थी 14। फिर उसके बाद में कुछ अलग अलग समय पर हमको अलग अलग अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, संशोधन देखने को मिलते हैं, जैसे समय समय पर अन्य भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जैसे 21वां संविधान संशोधन था, इससे सिंधी शामिल करी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इससे 3 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि 8वीं सूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 22 है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी जो है हमारे संघ की राजभाषा के रूप में जानी जाएगी। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच में करों का विभाजन। ठीक है, वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में है। 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति जो है, 5वें वर्ष जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कि गठित हुआ था 1951 में, उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और वर्तमान में आपसे पूछा जाए 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं। अब इसके बाद में भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल वर्तमान में मैं आपको वैसे भी पढ़ा रहा हूँ, तो भौतिक भूगोल वाली जो बुक है, यानी 11th क्लास की अगर दोनों किताबों को अगर आप लेंगे, 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जितने भी सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे भूगोल के, वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। बहुत ज़्यादा गहराई में आपको जाना नहीं है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, या जितनी वीडियो मैंने आपको एनसीईआरटी पर प्रोवाइड कराई हैं उनको आप देख लेते हैं, तो भूगोल का एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी जिसको कहते हैं, ये कहाँ हो करके जाता है? तो ये
इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। 82 साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है भारतीय मानक समय रेखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करी जाए भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ से जो है भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी या मैंने जो क्लासेस आपको दी हैं वो अगर आपने देखी होंगी तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि इसमें से सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, मानसून की जो अलग अलग शाखाएं होती हैं वो किस तरीके से क्रियाशील रहती हैं और कहाँ कहाँ किस तरीके से वर्षा करती हैं, सारी चीज़ें हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं एनसीईआरटी में। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ पे होती है ये भी मैंने आपको बताया है पहले ही एनसीईआरटी में, भूमध्य सागर में। और पश्चिम विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा होती है विशेष रूप से उत्तर भारत में गेहूं की जो कृषि होती है, याद रखेंगे कि पश्चिम विक्षोभ से वर्षा शीत ऋतु में होती है और शीत ऋतु में उत्तर भारत में गेहूं की फसलें जो है यहाँ पर खेतों में आपको देखने को मिलती हैं। तो इस टाइम पर जो वर्षा होती है वो विशेष रूप से जो रबी की फसल है गेहूं, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूँ। सवाना घास के मैदान ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स जो घास के मैदान है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज यूरोप में। प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका में। ये सारी चीज़ें आप कवर कर चुके हैं अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो। भारत का भूगोल, इसमें से देखते हैं निम्न में से कौन सा सही है? कथन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था स्टेटमेंट के रूप में कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है, पहला ये स्टेटमेंट था। दूसरा था पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है। तीसरा था भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चौथा था अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो इसमें से केवल पहला सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। दूसरा गलत है, पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है। तो पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान से भी लगती है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तीसरा इसमें कहा गया था कि भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये उत्तर में नहीं है, कर्क रेखा के दक्षिण में है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि बहुत ही फेमस राष्ट्रीय पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। इसका मुख्य व्यवसाय जो है पशुचारण है और टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा जो है प्रचलित है। सियाचिन ग्लेशियर ये काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है, और काराकोरम श्रेणी के अन्य ग्लेशियर्स को देखें तो बाल्टोरा, बैफो, हिस्पार, ये ग्लेशियर भी जो है काराकोरम में पाए जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को संसार का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल के रूप में भी जाना जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर जो है देखी जाती है। अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़े इसके लिए तो आप आंध्र प्रदेश चूज करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे है। लेकिन अगर वरीयता की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश को वरीयता इसमें दी जाएगी अगर ऑप्शन दोनों आ जाते हैं तो। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये नालगोंडा, प्रकाशम, खम्बम और गुंटूर जिलों में इसके द्वारा जो है सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इस परियोजना के तहत 1550 मीटर लंबा एक चिनाई बांध भी बनाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य की बात करें, ये लेटेस्ट डाटा है, ये बेशक पेपर हम 93 का सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कौन सा जो स्टेट है किस चीज़ के प्रोडक्शन में आ गया है या दुनिया में कौन सा देश किस चीज़ के प्रोडक्शन में आ गया, तो जो चीज़ें अगर मैं आप यहाँ पे दूंगा तो मैं अपडेटेड चीज़ें ही आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन यूपी में होता है, स्टेट की बात की जाए। दूसरे स्थान पर पंजाब, तीसरे स्थान पर हरियाणा। विश्व में चाइना सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पर आपका भारत है। भारत में जस्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर राज्यों में बात करी जाए तो राजस्थान में, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। और विश्व में बात करी जाए तो चाइना सबसे ज़्यादा जिंक का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद में सेकंड कंट्री आपकी पेरू है और तीसरी आपकी ऑस्ट्रेलिया है। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य जो है वो कौन सा है? वो गुजरात है। ये जो सरदार सरोवर परियोजना है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। चारों स्टेट्स जो है इससे लाभ लेते हैं। इस परियोजना में 30 बड़े, 135 मीडियम और 3000 छोटे छोटे बांध बनाए जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ठीक है। और
इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। नूक जो स्थान है ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा राजधानी नगर इसको माना जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कई बार, इसको याद रखेंगे। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर पर स्थित है, ठीक है। बोर्नियो द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में है। न्यू गिनी ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में, और बेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर में है। यहाँ से इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। गोबी मरुस्थल ये कहाँ पे है? ये मंगोलिया में है, उत्तरी चीन में, ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, गोबी मरुस्थल किस पर्वत से घिरा हुआ है? तो ये अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। थार के मरुस्थल की बात करें तो ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में यह विस्तृत है, फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि संसार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। इस मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या मरुस्थलों के हिसाब से पाई जाती है। गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी सिम्पसन, ये सारे जो हैं ऑस्ट्रेलिया में हैं। और सहारा मरुस्थल जो है आपका ये नॉर्थ अफ्रीका में है। कौन सा कथन सही नहीं है? फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, पहला। नामीबिया अफ्रीका में स्थित है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है। यमन एशिया में है। तो इसमें से जो पहला वाला कथन है आपका ये सही नहीं है, क्योंकि जो फॉकलैंड द्वीप समूह है ये हिंद महासागर में न होकर के अटलांटिक महासागर में है। बाकी के जो तीन ऑप्शन है, नामीबिया अफ्रीका में है, राइट है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, और यमन जो है आपका एशिया में है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। लेटेस्ट डाटा है, आपको कोई कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है कि ये पुराना डाटा तो नहीं है। विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पे? मैक्सिको। दूसरे स्थान पे आपका चाइना आता है, फिर तीसरे स्थान पर पेरू। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये। और इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी, बाकू जो है किस देश की राजधानी है? तो अजरबैजान की ये राजधानी है। ये कैस्पियन सागर के निकट है। विश्व में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम उत्पादक चाइना है। दूसरा स्थान इंडिया का है। तीसरा रसिया, चौथा कनाडा। लर्निंग टावर ऑफ पीसा, सॉरी लर्निंग नहीं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है ये कहाँ पे है? इटली में है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? ये फिनलैंड की राजधानी है। इसके अलावा डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अब इकोनॉमी से जुड़े हुए प्रश्न देख लेते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो उसको बोलेंगे हम मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मतलब अगर आपकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो घाटे में जा रही है देश की, तो उसके लिए अगर आपके दिमाग में भी ये विचार आता होगा कि देश जब नोट छापता है तो अगर देश घाटे में चल रहा है तो बहुत सारे नोट छाप करके भी जो है उस घाटे की वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन अगर आती है और अगर विफल विफल हो जाती है तो उससे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की कंडीशन पैदा हो जाती है। जो कर आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो बिक्री कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि ये जो है प्रत्यक्ष रूप में आप नहीं देते हैं। आप जैसे मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी बिस्किट का पैकेट, विशेष रूप से जो पैक्ड जो सामान आप खरीदते हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं या फिर कोई भी पैकिंग का सामान हो सकता है, तेल हो सकता है, मंजन हो सकता है, टूथपेस्ट या कुछ भी हो सकता है, तो उस पर जो है टैक्स जो है वो ऑलरेडी बिक्री कर जो है सेल टैक्स उस पर जुड़ा होता है। तो आपको पता नहीं चलता कि वास्तविक रूप में आप कर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो एक तरह से ये अप्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स जो होता है, आयकर जो होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से आप जमा करते हैं तो ये प्रत्यक्ष कर में आता है। मृत्यु कर भी प्रत्यक्ष कर में आता है और व्यय कर भी प्रत्यक्ष कर में आपका आता है। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ से देख लेते हैं अप्रत्यक्ष कर के। तो अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ठीक है, सेवा कर, प्रवेश कर या वैट जो होता है, वैट अब खत्म हो गया है, जीएसटी आ गया है। तो ये सारे जो हैं ये अप्रत्यक्ष कर हैं। प्रत्यक्ष करों की बात करें तो हमारा इनकम टैक्स, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, ये सारे टैक्स जो हैं आपके प्रत्यक्ष कर के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब करी गई थी? 1983 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ये शिशु शिक्षा से संबंधित है। 1987 में इसको लाया गया था और 2002-3 के आसपास इसको सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया था। फिजिक्स या भौतिकी के क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे? पहले साइंस बहुत कम आती थी, देखेंगे आप एक दो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान समय में साइंस का स्कोप थोड़ा सा बड़ा है और पीसीएस में लगभग 20-25 प्रश्न आराम से साइंस के आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता क्या होती है? जो फ्यूज होते हैं घरों में यूज करते हैं, उसका जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है, ठीक है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर आपसे पूछा जाए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। केमिस्ट्री में पूछा गया था आपसे कि पीतल
किसका मिश्रण है? तो पीतल, जस्ता और तांबा का मिश्रण है। तो यहाँ से कुछ अन्य चीज़ें भी यानी मिश्र धातुएं आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे स्टील में क्या होता है, इसमें लोहा और कार्बन होता है। टांका या सोल्डर जो होता है, इसमें लेड, ठीक है, पीबी लेड का प्रतीक है। और टिन, ये एसएन, ठीक है। तो लेड और टिन जो है टांका में होता है। कांसा में क्या होता है, कॉपर और टिन होता है। स्टेनलेस स्टील अगर आपसे पूछा जाए तो लोहा, निकेल और क्रोमियम इसमें होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है, इसमें कॉपर, निकल और जिंक होता है। जर्मन सिल्वर से जुड़ा हुआ प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सिल्वर है जिसमें सिल्वर ही नहीं होता है। जैसे जर्मन सिल्वर है तो नाम इसमें सिल्वर आ रहा है, लेकिन इसमें जनरली सिल्वर होता नहीं है। कॉपर, निकल और जिंक का यह मिश्र धातु होती है। निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से लिग्नाइट जो है ये कोयले का प्रकार है, इसमें कार्बन मिलता है। बाकी टिन हो गया, चांदी हो गया, लोहा, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। पीट कोयला जो है, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है। लिग्नाइट में 25 से 35%, बिटुमिनस में 45 से 85% और एंथ्रासाइट में जो है कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 85%, ठीक है। और इसीलिए एंथ्रासाइट को जो है बेस्ट क्वालिटी का या सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कहा जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम इसका कैल्शियम कार्बोनेट है। CaCO3 इसका प्रतीक है। जल में आसानी से घुलनशील निम्न में से कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन। तो इसमें से अमोनिया जो है ये जल में आसानी से घुल जाती है। यहाँ से ये भी जानेंगे कि वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के ऑक्सीजन परमाणु के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, वे चीज़ें जल में अधिक घुलनशील होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रश्न है आपके, ये बायोलॉजी से जुड़े हुए हो सकते हैं, इकोलॉजी से, एग्रीकल्चर, इनको मैंने एक ही कैटेगरी में रखा है। तो सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है, सबको पता होगा, बहुत सामान्य सी चीज़ है। कुछ यहाँ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से देखते हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारी कि जंतु जितने भी होते हैं उनमें दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, ठीक है। विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं जंतुओं में। कोलीकैल्सीफेरोल D3 इसको कहा जाता है और अर्गोकैल्सीफेरोल D2 इसको कहा जाता है। कोलीकैल्सीफेरोल D3 जो होता है, जंतुओं द्वारा इसका संश्लेषण होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? त्वचा कोशिकाओं में। और किस पदार्थ के द्वारा होता है? 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ के द्वारा। सूर्य की किरणों के प्रभाव में ये क्रिया करता है और इसी वजह से इसको सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। किसको? कोलीकैल्सीफेरोल D3 को। अर्गोकैल्सीफेरोल जो है, इसका संश्लेषण सूर्य किरणों के प्रभाव से ऑर्गेस्ट्रोल नामक पदार्थ से यीस्ट कोशिकाएं जो है करती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? ये अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है उनकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो इससे जो बॉडी में शुगर की लेवल है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ब्रेन या मस्तिष्क की बीमारी की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ईईजी के द्वारा। ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रा इंसेफेलोग्राफी, ठीक है, या इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और बीएमडी किसको कहते हैं? बोन मिनरल डेंसिटी। अस्थि रंध्रता परीक्षण में बीएमडी परीक्षण किया जाता है। अस्थि रंध्रता का मतलब है हड्डियों कमजोर हो जाना, हड्डियों में एक तरह से कह सकते हैं बीच भीतर से हड्डियों का खोखला हो जाना, हड्डियों में छेद टाइप के हो जाना। उसके परीक्षण के लिए बोन मिनरल डेंसिटी जो परीक्षण है, टेस्ट है, वो किया जाता है। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, वो कितना होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। WBC वाइट ब्लड कार्पल्स जो होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है? ये मानव शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो पैदा करती हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना WBC का कार्य है। WBC का जीवन काल जो होता है 10 से 13 दिन होता है। इनकी औसत संख्या 5000 से 9000 प्रति घन mm होती है। कंप्यूटर वायरस क्या है? ये विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम के रूप में इसको जाना जाता है। अगर वायरस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो विटल इंफॉर्मेशन अंडर जो है सीज इसको कहा जाता है, विटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। सुपर 301 क्या है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है जो उसे अपने आयातों पर, यानी जो भी अमेरिका आयात करता है बाहर से, उन पर उच्च सीमा शुल्क या बॉर्डर टैक्स जो है लगाने की शक्ति देता है। सुपर 301। उल्फा उग्रवादी संगठन या उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? ये आसाम से संबंधित है। उल्फा का मतलब क्या है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1979 को हुई थी, शिवसागर, असम में। इसका उद्देश्य है असम को एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिलाना। उसके लिए ये लोग समय समय पर संघर्षरत रहते हैं। मालगुडी डेज, ये जो है रचना किसने करी है? RK नारायण ने।
आर के नारायण की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो अक्सर करके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे स्वामी और मित्र, ए हॉर्स एंड टू गोट्स, मैसूर, ए स्टोरी टेल्स वर्ल्ड, इसके अलावा द वंडर ऑफ स्वीट्स, टाइगर ऑफ मालोडी, द गाइड और मिस्टर संपत, ये सारी रचनाएं आर के नारायण की हैं। तो ये हो गया आज का सेशन जिसमें हमने 1993 के पीसीएस प्रीलिम्स जीएस 1 के पेपर को डिस्कस किया, और यहाँ से आपको बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी भी मिली होंगी, पेपर के पैटर्न को भी आपने समझा होगा, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में क्लियर आने लगी होंगी। तो इसी तरीके से जो आगे की चीज़ें हैं वो होती रहेंगी, और पहले ज्योग्राफी खत्म हो जाए उसके बाद में लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये जो सीरीज़ है क्वेश्चंस की, ये गैप दे दे के बीच में आती रहेगी, क्योंकि डेली ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसमें इतना सारा लिखना पड़ता है, और मेरे पास जो है थोड़े संसाधनों का अभाव है। तो उस तरीके से मैं इसको पेपर पर लिख करके ही आपके लिए तैयार करता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फिर डेली डेली जो है ये सही भी नहीं है, क्योंकि केवल लगभग 30 के समथिंग पेपर मुझे आपको देने हैं, और टाइम अभी हमारे पास है कितना कि आराम से अगर 2-3 दिन का गैप देके भी एक पेपर अगर आप करते चलेंगे, इस पेपर को आप देखते चलिएगा, और मैं कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ आपको जो है मैं प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आप चाहें तो इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।